हेलो प्यारे बच्चों, लक्ष्मण क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं 12th क्लास रसायन विज्ञान का अनसॉल्व पेपर। पिछले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 तक सभी सॉल्व कर चुके हैं और आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, मतलब सारे क्वेश्चन देखेंगे इससे आगे के आज। तो सबसे पहले हम देखते हैं परासरण एवं परासरण दाब से आप क्या समझते हैं। एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। तो प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान 61.022 ग्राम मोल लीटर इनवर्स है। तो 300 केल्विन पर इस विलयन का परासरण दाब क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हम छोटा सा क्वेश्चन ऊपर वाला देख लेते हैं, परासरण दाब क्या होता है। इससे अगली बात बाद में करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले देखेंगे परासरण क्या होता है बेटा। ठीक है, तो हमने क्या करा है, बिल्कुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमने एक चित्र बना लिया है। ठीक है, एनसीईआरटी से हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल। तो बेटा ये हमने एक पात्र बनाया है और इस पात्र में हमने जल भर लिया है। क्या भर लिया है? जल भर लिया है या विलायक भर लिया है। और इसमें एक थिसिल कीप डाल दी है। ये क्या है? थिसिल कीप डाल दी है, थिसिल कीप या थिसिल फेनल। और इस थिसिल कीप में क्या है? एक विलयन भर लिया है। क्या भर लिया है बेटा? एक विलयन भर लिया है जिसकी सांद्रता अधिक होती है। तो आप देखेंगे कि जो पानी के मॉलिक्यूल हैं इसके अंदर एंटर करेंगे। पानी के अंदर क्या होंगे? पानी मॉलिक्यूल होंगे, इसके अंदर घुसेंगे। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं परासरण। अर्थात जब विलायक के कण विलयन की ओर गति करते हैं, विलयन के अंदर जाते हैं अर्धपारगम झिल्ली से होकर के, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? परासरण बोलते हैं। और अर्धपारगम झिल्ली हमारी ये नीचे बनी हुई है। ठीक है, तो देख लेंगे जब अर्धपारगम झिल्ली द्वारा कम सांद्रता वाले विलयन या विलायक के अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? परासरण कहते हैं। तो ये बिल्कुल डायग्राम आप बनाइएगा, इससे बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे आप लोगों के लिए। विलायक के परासरण के कारण थिसिल फेनल में विलयन का स्तर बढ़ जाता है। हाँ, सही बात है भैया। अब क्या होगा बेटा, जब विलायक के कण इसके अंदर एंटर करेंगे तो थिसिल की जो होगी इसमें जो जल का स्तर क्या होगा? ऊपर के लिए बढ़ जाएगा, है ना। इसके बाद नॉलेज लिखी हुई है इसके बारे में थोड़ी सी। जब किशमिश पानी में डालते हैं, इसका एग्जाम्पल देखिएगा, जब किशमिश पानी में डालते हैं तो वह फूल जाती है। परासरण का एग्जाम्पल हो गया। और देखेंगे मुरझाए हुए फूल अगर हम पानी में डालते हैं तो ताज़ा हो जाते हैं। ये परासरण का एग्जाम्पल हो गया, है ना। अब बात आती है सर परासरण क्या है? परासरण, तो परासरण को समझने के लिए हमने एक डायग्राम बनाया है, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करें। तो बेटा परासरण क्या है, देखो ध्यान समझेंगे। ये दो पात्र बनाए हैं हमने। एक में हमने विलायक भरा है, विलायक मान लीजिए जल मान लीजिए। एक में हमने विलायक भरा है और एक में हमने विलयन भर लिया जो कि गाढ़ा होता है, अधिक सांद्रता होती है, हम ऐसा मान सकते हैं, है ना। और दोनों पे एक एक ये ढक्कन लगा दिए हैं या पिस्टन लगा दिए हैं। ये ढक्कन या पिस्टन हम इससे कह सकते हैं। अब होता है क्या कि यहाँ पर देखो, यहाँ पे वायुमंडलीय प्रेशर लग रहा है, दोनों पे लगता है वायुमंडलीय प्रेशर तो अपने आप भाई, है ना। तो जब नॉर्मल वायुमंडलीय प्रेशर लगता है तो क्या होता है आपको पता है, विलायक के कण कहाँ जाएंगे? विलयन की तरफ जाएंगे। तो इस प्रक्रिया को बोलेंगे परासरण। लेकिन ये परासरण की क्रिया ना हो, ऐसा करने के लिए अगर हम कुछ अतिरिक्त दाब लगाते हैं तो कुछ अतिरिक्त दाब लगाते हैं तो परासरण क्रिया रुक जाती है। तो इसको बोलते हैं हम परासरण दाब। अर्थात परासरण प्रक्रिया को रोकने के लिए जो बाहर से दाब लगाए जाते हैं उन्हें परासरण दाब कहते हैं। ठीक है ना। तो देखो, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो बाह्य दाब आरोपित किया जाता है उसे ही हम परासरण दाब कहते हैं। ठीक है, तो परासरण दाब जो होता है इसको हम पाई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? पाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो पाई इक्वल टू होता क्या है? एच रो जी। जहाँ पाई क्या है? पाई परासरण दाब है, एच क्या है? पिस्टन की ऊंचाई है, रो क्या है? घनत्व है, और जी क्या है? गुरुत्वीय बल है। ठीक है ना। चलो अब हम क्वेश्चन देखते हैं, उस क्वेश्चन में हमसे क्या क्या पूछा गया है ना। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ध्यान समझेंगे, एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। तो प्रोटीन का द्रव्यमान इतना है। तो देखो ये सारी चीज़ हम लिख लेते हैं। देखो हमने ये लिख भी रखा है नीचे इसका। गिवन दैट वॉल्यूम दे रखा है 200 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर का मतलब होता है क्या होता है? देखो इसको हम लिख सकते हैं लीटर बटे 1000। ठीक है ना। तो आ जाएगा 2/10, तो 0.2 लीटर आ गया ये। और पाई इक्वल टू फाइंड आउट करने हैं। M2 की वैल्यू दे रखी है। M2 मतलब क्या है? विलय का भार हमारे लिए, प्रोटीन का भार हमारे लिए इतना दे रखा है, विलय का अणु भार दे रखा है ये। ठीक है बेटा। और जो विलय का, ये विलय का अणु भार हो गया और ये हो गया विलय का भार। ये विलय का भार दे रखा है। आर की वैल्यू हमें याद रहनी चाहिए, इतनी होती है और दी भी रखी होती है क्वेश्चन पेपर में। और टी की वैल्यू 300 केल्विन हमारे यहाँ पे
दी हुई होगी। देखो 300 केल्विन दी हुई होगी, देख लीजिए एक बार आप लोग, 300 केल्विन दी हुई है देखो, ठीक है ना। चलो आगे हम क्वेश्चन करते हैं सॉल्व इससे। अब क्या है, यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं पाई बी इक्वल टू, फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा, पाई बी इक्वल टू W2/m2 × RT। W2 का मतलब क्या है, विलय का भार, और ये क्या है, विलय का अणुभार, है ना। तो W2 की और M2V की सारी की वैल्यू हमने ये पुट कर दी है, कैलकुलेशन की है, तो ये आएगा 31.34, सॉरी 31.374/2.2044। अब जब भाग देंगे तो आंसर आएगा 2.57 ATM, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग, और हाँ मैं बता दूं कि यही इसका सही आंसर है जो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। अगर देखेंगे बेटा खा वाला इसका, रासायनिक अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं, रासायनिक अभिक्रिया का वेग या रेट ऑफ रिएक्शन हमें बतानी है, ठीक है ना। तो एकांक समय में किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है, सांद्रता में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन, है ना। राउल्ट का नियम क्या होता है, राउल्ट का नियम, तो किसी विलयन के प्रत्येक वाष्पशील अवयव का वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है ना। तो ये हो गया आपका वाष्प दाब का, लेकिन और थोड़ा अच्छे से समझना चाहो तो और सुन लो। माना एक और दो माना अवयव 1 व 2 के वाष्प दाब P1 P2 हैं, और इनके मोल अंश X2 और X1 और X2 हैं, तब इसका वाष्प दाब, पहले वाले का वाष्प दाब क्या हो जाएगा बेटा, X1 के समानुपाती हो जाएगा, ठीक है ना। और दूसरे का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, X2 के समानुपाती हो जाएगा। X2 क्या है, मोल प्रभाज है, ठीक है। तो यहाँ से P2 की वैल्यू इतनी आ गई और X2 की वैल्यू यहाँ पे इतनी आ गई, तो कुल वाष्प दाब क्या होगा, कुल वाष्प दाब आप यहाँ से इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित को कारण सहित समझाइए। क्या बताना है, संक्रमण धातुएं सामान्यतः कलरफुल आयन बनाती हैं या यौगिक बनाती हैं, क्यों, ठीक है। तो मैं आपको आंसर बता दूं, सुनेंगे, सभी संक्रमण धातुएं जो होती हैं वो कलरफुल होती हैं, ऐसा क्यों, ठीक है। तो इसका एक लाइन का आंसर हो जाएगा, आप देना चाहें आप लिख सकते हैं, आपने ये भी ठीक लिखा हुआ है, लेकिन आप शॉर्ट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि, ठीक है, क्योंकि डी ब्लॉक के तत्व, ठीक है, क्योंकि डी ब्लॉक के तत्व, क्योंकि डी ब्लॉक के तत्व अपूर्ण भरे हो, डी ब्लॉक, क्योंकि डी ब्लॉक के तत्व के डी उपकोष में अपूर्ण के डी उपकोष अपूर्ण भरे होते हैं, के डी उपकोष अपूर्ण भरे होते हैं, के डी उपकोष अपूर्ण, ठीक बेटा, अपूर्ण भरे होते हैं, अपूर्ण भरे होते हैं, ठीक है। अर्थात इनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसी कारण ये कलर देते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा आप थोड़ा समझ लीजिए, देखिएगा, अगर किसी में D1 से लेकर के D9 तक इलेक्ट्रॉन भरे हैं तो ये क्या होगा, कलरफुल होगा, रंग देगा, ठीक है। और अगर D0 या D10 भरा हुआ है, किसी में D10 है तो ये रंग नहीं देगा, ठीक है। और अगर एक लाइन में आंसर देना चाहो, आप इतनी लंबी कथा ना पेल, तो सिर्फ एक लाइन का आंसर तो वो भी लिख सकते हो, ठीक है। तो लिखा है संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती हैं, ऐसा क्यों है, तो ठीक है। तो आप लिखेंगे DD ट्रांजिशन के कारण, DD ट्रांजिशन के कारण या DD संक्रमण के कारण, DD संक्रमण के कारण या DD ट्रांजिशन के कारण डी ब्लॉक के तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं, ये भी आंसर ठीक होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन है, संक्रमण धातुएं और इनके ज़्यादातर यौगिक अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, ऐसा क्यों। देखो हम जानते हैं संक्रमण धातुएं और इनके ज़्यादातर यौगिक जो होते हैं अनुचुंबकीय होते हैं, ऐसा इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होने के कारण होता है, तो ये भी ठीक है आंसर, ठीक है। और जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसका आंसर भी आप यही लिख सकते हैं, तो भी आपका पूरा नंबर मिल जाएगा, ये भी ठीक है। अगला हम देखते हैं बेटा, अगला है हमारा, निम्नलिखित उपसंयोजी यौगिकों के IUPAC नाम बताइए। तो इसका IUPAC नाम देखते हैं, देखो ध्यान समझेंगे, यहाँ पे इसका अगर नाम लिखेंगे सबसे पहले हम लिगेंड के नाम लिखते हैं, तो लिगेंड क्लोरो भी है यहाँ पे और एथिल डाइअमीन भी है। तो यहाँ पर जो क्लोरो है वो पहले लिखा जाएगा क्योंकि ये C से स्टार्ट है, और एथिल जो है वो E से स्टार्ट है, तो C पहले आएगा, ठीक है। तो उत्तर आएगा डाई क्लोरो
डाई क्लोरो, उसके बाद क्या आएगा बेटा, यहाँ एथिल डाई अमीन है, ठीक है, बाइडेंटल लिगेंड तो लिखेंगे बिस एथिल डाई अमीन, ठीक है, क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड। और क्लोराइड बाद में लिखेंगे, एथिल डाई अमीन फिर लिखेंगे क्रोमियम, क्या लिखेंगे बेटा, क्रोमियम थर्ड और क्लोराइड, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही नाम लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है, आप ये नोट कर सकते हैं। अगला इसका नाम ये हो जाएगा सीडियम, ठीक है, इसका नाम पहले लिखा जाएगा सीजियम, फिर लिखा जाएगा सीजियम टेट्राक्लोरो फेरेट थर्ड, ये इसका नाम हो जाएगा। और देखना चाहें थर्ड का देखो तो उसका नाम लिखा जाएगा पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो कोबाल्टेट थर्ड। तो कोबाल्टेट क्यों आया, क्योंकि ये निगेटिव प्रकृति में फंस रहा है। इसका नाम देखेंगे, इसका नाम है ट्राई एमिनो ट्राईक्लोरो कोबाल्ट थर्ड, ठीक है ना, ट्राई एमिनो ट्राईकोबाल्ट थर्ड, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, उसका थर्ड आएगा। अगला क्वेश्चन जो है उस पर स्टार लगा हुआ है, ये वाला हमें करना नहीं है, सिलेबस में नहीं है। अगले पे भी स्टार है, ये भी हमें करना नहीं है, लेकिन हाँ इसका सेकंड वाला पार्ट है जो अथवा वाला है वो देख लीजिए, खा वाला। निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं लिखिए, जैसे 2-क्लोरो-3 मैथिल पेंटेन। तो देखो इसकी संरचना कैसे बनेगी बेटा, 2-क्लोरो, दो सबसे पहले आ रहा है पेंटेन, तो 5 बना लीजिए कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन बना लिए हैं। उसके बाद 5 कार्बन क्या करना है बेटा हमारे लिए, इनमें गिनती लिख देनी है, 1 2 3 4 5 हमने गिनती लिख दी, आई बात समझ में। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद बेटा 2 नंबर पर लगाना है क्लोरो, तो 2 नंबर पर लगा दिया हमने Cl, 3 नंबर पर लगाना है हमें मेथिल, तो यहाँ पे लगा दिया हमने CH3, ये मेथिल हो गया। अब इन पे हाइड्रोजन लगा कर संतुलित कर दो, तो यहाँ लिख देंगे हम CH3 CH2 CH, बस बन गया हमारा ये डायग्राम। तो ये इसका चित्रण हो गया, ये आप नोट कर सकते हैं, जो नीचे भी मैंने बना रखा है, ठीक है, ये देखो नीचे बना हुआ है, आप ये भी नोट कर सकते हैं। इसका डायग्राम ये होगा बेटा, इसका हम क्या बनाएंगे, ब्यूट में सबसे पहले तो देखो मैं थोड़ा समझाने का प्रयास भी करता हूँ, अगर आपको समझ में आए तो। यहाँ पे ब्यूट का मतलब 4 होता है, ठीक है, तो देखेंगे 1 2 3 और 4 हो गए। अब इनके ऊपर गिनती लिख देते हैं, देखो 1 2 3 4। अब क्या काम करना है बेटा, यहाँ पे 1 और 4 नंबर पे हमें ब्रोमो लगाना है, Br लगाना है, तो 1 पे Br लगा दो और 4 नंबर पे Br लगा दो। उसके बाद 2 नंबर पे ईन लगाना है, तो यहाँ पे 2 नंबर पे ईन लगा दो, बस हो गया। अब यहाँ पे बाकी यहाँ पे H लगा दीजिए आप, CH2 CH, बस बन गया डायग्राम। और ये हमने नीचे बना रखा होगा चित्र में, देखो ये चित्र बना रखा है, ठीक है, तो आप ये नोट कर सकते हैं, ये भी सही है। उसके बाद है 1-क्लोरो-2 मैथिल बेंजीन। तो सबसे पहले तो आप बेंजीन बनाइएगा, क्या बनाएंगे बेटा आप लोग, ये बेंजीन का आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर बन गया है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है 2-क्लोरो और तो Cl सबसे पहले बना दो, ठीक है, 1-क्लोरो, सॉरी, तो यहाँ पे एक Cl बना दो, ये 1 नंबर पर क्लोरीन हो गया 1-क्लोरो, और यहाँ 2 नंबर पर 2 मैथिल लगा दो CH3, बस बन गया स्ट्रक्चर इसका, ये वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा। वैसे बना भी रखा है आप लोगों के लिए, है ना। अब ऐसे ये है इसका स्ट्रक्चर, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है शायद आपको समझ में आ रहा होगा। चलो फटाफट हम आगे बढ़ते हैं, टाइम ख़राब ना करें। और 3-ब्रोमो-2 मैथिल ब्यूट 2 ईन, तो आप देख ही सकते हैं इसका स्ट्रक्चर ये वाला बनेगा। अगला है क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, एन ब्यूटिल क्लोराइड को अल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। ये एन ब्यूटिल क्लोराइड है, इसके अल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है ब्यूट 1 ईन, ठीक है। इसका नाम क्या है बेटा, ब्यूट 1 ईन, यहाँ पे आप ठीक है बिल्कुल लिखा हुआ ब्यूट 1 ईन, और उसके बाद बन जाएगा KCl और H2O, इस प्रकार इसका फॉर्मेशन होता है। अगला हम देखते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल आयोडाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम से जब होती है तो क्या होता है। बेटा ये मेथिल आयोडाइड है, मैग्नीशियम से अभिक्रिया करता है तो CH3 Mgi+H और ये बना देता है मेथेन वगैरह, ठीक है। शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम से होती है तो क्या होता है, तो सोडियम जब हो जाती है तो ये बन जाता है प्रोडक्ट, ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। अगला हम देखते हैं मेथिल आयोडाइड की अभिक्रिया KCN से कराते हैं तो क्या होता है, तो CH3I KCN, तो यहाँ से Ki निकल जाएगा, CH3CN साइनोनाइट्राइल बन जाएगा, है ना। चलो अगर हम देखते हैं क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया चलिए NaOH से कराते हैं तो क्या होता है, तो हमारे लिए ये प्रोडक्ट प्राप्त होता है, ठीक है। तो अब 7वां क्वेश्चन स्टार्ट है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो उसको देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।